बीए द्वितीय वर्ष के छात्रों का आज की कक्षा में स्वागत है। आज हम मजदूरी और प्रेम इस निबंध का दूसरा भाग देखने जा रहे हैं। छात्रों, हम पिछले कई दिनों से ऑनलाइन ही कक्षाएं ले रहे हैं और मुझे पता है कि जो बात क्लास में बैठकर कक्षा में सुनी जाती है उसका अनुभव ही कुछ और होता है। उसको समझने के लिए हमको बहुत अच्छी से आसानी होती है और ये ऑनलाइन में हमको सीमित समय में कम से कम शब्दों में आप लोगों को बताना पड़ता है। जबकि हम जब महाविद्यालय में कक्षा में पढ़ाते हैं तो कुछ ज़्यादा उदाहरण देकर, कुछ अन्य बातों का आपको उदाहरण देकर ज़्यादा से ज़्यादा कई क्लासों में कई लेक्चर लेकर हम निबंध को समझाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑनलाइन में हमको कम से कम समय में, लिमिटेड टाइम में हमको ये निबंध पूरा करना है। तो हमने पिछले निबंध में यानी कि पिछले कक्षा में मजदूरी और प्रेम पूरन सिंह द्वारा लिखा गया ये निबंध जो है 8 इसके मुद्दे थे। तो हमने पिछले एक जो इसके ऊपर एक लेक्चर लिया था उसमें था इसके 8 मुद्दे हैं। हल चलाने वाले का जीवन, किसान का, गडरिये का जीवन और मजदूर की मजदूर, ये 3 मुद्दे हमने देखे थे। और अब हम और कुछ मुद्दों पर, उसी में के कुछ मुद्दे हैं प्रेम और मजदूरी, मजदूरी और कला, मजदूरी और फकीरी, समाज का पालन करने वाली दूध की धारा और पश्चिमी सभ्यता का एक नया आदर्श। इन मुद्दों पर हम आज बात करने वाले। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि लेखक पूरन सिंह यहाँ पर हमारे भारतीय सभ्यता में, भारतीय समाज में जो श्रम होता है उसको बहुत महत्व दिया जाता था। लेकिन आज जैसे जैसे हमारा देश या दुनिया मॉडर्न हो रही है, नवे नवे यंत्रों का स्वागत हम कर रहे हैं, जिसकी वजह से मजदूरी कम होती जा रही है, लोगों के हाथों को काम बहुत कम मिल रहा है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि पूरन सिंह ने इतने पहले ही, कई वर्षों पहले ही ये बात बता दी थी कि अगर से हमारे हाथों को काम नहीं मिलेगा तो एक समय ऐसा आएगा कि देश हमारा पतन की ओर चला जाएगा। और आज हमारा देश ही नहीं, दुनिया ने भी इस बात को मान लिया है कि यंत्र से ही सब कुछ नहीं होता, कि जब तक हमारे हाथों में दम है, जब तक हमारे हाथों में काम है, तब तक हम अपने घर में, अपने समाज में, अपने परिवार में, अपने देश में, दुनिया में हर तरह की उन्नति कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे समाज में, भारतीय समाज में 64 कलाएं होती हैं। 64 कलाओं में से ऐसे हर एक कला है, जैसे कि लोहा है, सुतार है, हम देखते हैं कुम्हार है, हर तरह के काम करने वाले कोई ना कोई। और इन सब हाथों को काम मिलना चाहिए, और काम मिलेगा तो ही हर परिवार सुखी और आनंदित रह सकता है। तो हमने मजदूर की मजदूरी देखी थी कि जब कोई मजदूर या कोई व्यक्ति मेहनत करता है, श्रम करता है, तो बदले में उसके मजदूरी का हमको सम्मान करना चाहिए और उसके सम्मान के अनुसार ही उसको उसकी मजदूरी की कीमत देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अरे 50 का काम हो गया, 100 का काम हो गया। तो यहाँ हम देखते हैं कि मजदूर की मजदूरी, प्रेम और मजदूरी, कि यहाँ पर लेखक ये बताते हैं कि जब तक हम अपने हाथों से काम नहीं करते तब तक उस कार्य में या उस चीज को महत्वता प्राप्त नहीं होती। जैसे कि हम देखते हैं कि हम खाना खा रहे हैं तो घर के खाने में जो मजा, घर के बने हुए व्यंजन में जो स्वाद है वो बाहर के खाने में स्वाद नहीं होता। उसका कलर वगैरह ठीक रहेगा, बहुत हम देखते चमचमीत पदार्थ होते हैं, चटपटे होते हैं, लेकिन जो घर का बना हुआ स्वाद होता है वो उसमें नहीं होता। तो हर एक काम में एक अपनी काम करने वाला मजदूर अपनी आत्मा वहां पर डाल देता है। आत्मा की पहचान होती है, आत्मा की सुगंध वहां पर आती है।
हम देखते हैं कि जैसे कि लेखक ने यहाँ राफेल के चित्र के बारे में बताया है कि राफेल का जो चित्रकारी है कि उसकी चित्रकारिता को हम जब कोई चित्र बनाते हैं तो चित्र बनाते समय चित्रकार जो अनुभव करता है, जो सोचता है, वो वहाँ पर दर्शाने की कोशिश करता है, उसकी आत्मा वहाँ पर दिखाई देती है, वो सजीव चित्र बन जाता है। और आजकल हम देखते हैं कंप्यूटराइज चित्र हम बनाते हैं तो उसमें सजीवता नहीं आती। तो चित्र में जो होते हैं सजीवता के दर्शन होते हैं, आत्मा के दर्शन होते हैं। अगर से इसे हम रेडीमेड अगर से फोटो फ्रेम लेकर आते हैं तो उसमें निर्जीवता नजर आती है, और हम अपने हाथों से अगर से कोई पेंटिंग करते हैं, कोई चित्र बनाते हैं तो वो उसमें एक सजीवता नजर आती है। लेखक ने यहाँ पर ये बताया है पूरन सिंह ने कि हाथों से बनी चीज या हाथों से बने चित्र और यंत्र से बने चित्र में क्या अंतर है। तो अंतर इस तरह से है जैसे कि हाथों से बने चित्र में एक बस्ती का सजीवता है और यंत्र से बने हुए चित्र में शमशान की सी, यानी कि उसके अंदर छवि होती है कि वो शमशान कैसा सूना सूना सा हमको नजर आता है, वैसा यानी कि वो चित्र में कोई कमी नजर आती है। और जो बस्ती होती है उसमें कोई बसे हुए लोग होते हैं, सजीव होते हैं, उसमें जान होती है। वैसे चित्र में, हाथों से बने हुए चित्र में और यंत्र से बने हुए यानी कि कंप्यूटराइज से बने हुए चित्र में यही अंतर यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि किसान जब अपनी खेती में फल फ्रूट यानी कि सब्जी तरकारी उगाता है तो मेहनत करके पसीना बहाकर उसको खाद पानी डालकर उसको उगाता है, और वो सब्जी जब वो हमारे घर में रसोई के रूप में बनती है तो वो स्वादिष्ट होती है। और हम देखते हैं कि ऐसे रेडीमेड खाने हम कहीं ट्रेन में खा रहे हैं, किसी रेस्टोरेंट में खा रहे हैं, होटल में खा रहे हैं, तो उसमें वो स्वाद नहीं आता। इसलिए हम देखते हैं कि सब्जी हम जब खरीदते हैं तो सब्जी में भी अंतर होता है कि भाई गावरान सब्जी होनी चाहिए और वो हाइब्रिड सब्जी नहीं होनी चाहिए। तो वो गावरान आलू, टमाटर, हम देखते हैं बैगन, ये जो है जब हम जो किसान अपने मेहनत से उगाता है उसका स्वाद ही कुछ अलग होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि लेखक यहाँ पर कहते हैं जैसे कि शीत पेय जिसके बारे में हम कहते हैं, या फिर ठंडा पानी जिसको हम कहेंगे। तो आजकल हम शरबत वगैरह जब पहले हम घर में बनाते थे, हमारे मेहमानों को देते थे, उस शरबत का स्वाद ही कुछ अलग होता था। लेकिन आजकल हम पेप्सी, हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे कोल्ड ड्रिंक होते हैं, तो उसको हम मंगवाकर तुरंत बॉटल से निकालकर हम मेहमानों को पेश करते हैं। तो उसमें अपनापन तो होता ही नहीं है, ना ही उसमें स्वाद होता है और ना ही वो स्वास्थ्य के लिए ठीक होते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे काले मटके में का जो पानी होता है, अगर से हम जब एक गिलास भी उसको पी लेते हैं तो आत्मा हमारी तृप्त हो जाती है। वो पानी जो है किसान के बारे में लेखक बताते हैं कि उसकी पत्नी कुएं से पानी लाकर भर रही है, नदी से लाकर, मेहनत कितने मील दूर जाकर वो पानी ला रही है घड़े से, फिर वो घड़े में पानी भर रही है। और वो पानी जब वो किसान पीता है या फिर लेखक खुद पीते हैं तो उनको लगता है कि मेरी पत्नी ने, मेरी प्रेयसी ने ये पानी रखा है और वो इतना ठंडा है कि उसमें जो नशा है वो नशा किसी शराब में भी नहीं है। इस तरह से यहाँ पर लेखक बताते हैं। और ये पानी में जो ठंडापन है, जो आत्मा को सुकून मिल रहा है, वो अमृत के समान है, अमृत से भी वो कम नहीं है। इस तरह से लेखक कहते हैं। दूसरी बात लेखक यहाँ पर ये कहते हैं कि जो बात मेरी पत्नी या फिर किसी किसान की पत्नी हाथों से रसोई बनाकर 2 मील दूर जाकर सर पर टोकरी रखकर खाना ले जाती है और अपने हाथों से परोस कर अपने पति को खिलाती है, तो उस खाने में जो परम आनंद है वो किसी रेस्टोरेंट में हमको नहीं मिलने वाला, किसी होटल में नहीं मिलने वाला, किसी यानी कि हम पार्सल मंगाकर जो खाना खाते हैं उसमें नहीं मिलने वाला। उसमें एक आत्मिक सुख होता है। दूसरी बात यहाँ पर लेखक ये भी बताते हैं कि आजकल हम बंद डब्बों में, टीन के डब्बों में जो पार्सल आता है, जैसे कि अचार हम उसमें ले लें, कि जो घर का बना हुआ अचार होता है उसका स्वाद ही निराला होता है। और ये बंद टीन के डब्बों में जो अचार बरसों से पता नहीं कब से पड़ा हुआ होता है, उसका स्वाद ही बदल जाता है। तो बाहर के अचार में और घर के बने अचार में जो अंतर है वही चीज जो है, क्योंकि वो हाथों से बनी गई, मेहनत से बहुत देख कर, परख कर, एक एक चीज परख कर, उसमें मसाला उसमें परख कर डाला गया है,
नाप तोल कर डाला गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बाहर की चीज और हाथों से बनी चीज में क्या अंतर है। यहाँ इस तरह से लेखक बताते हैं कि हम जब मजदूरी करते हैं, आजकल हम देखते हैं कि जितने भी किसान हैं, जितने भी मजदूर हैं, वो अपनी मजदूरी के आधार पर जो काम करते हैं उस काम में अपनी आत्मा डाल देते हैं, इतना मन लगाकर वो काम करते हैं कि वो काम में उनको तो आनंद मिलता ही है, लेकिन वो काम का जो फल मिलता है वो सबके लिए हितकारक होता है। तो इस तरह से यानी कि यहाँ लेखक ये बताते हैं कि किस तरह से मजदूर प्रेम में मजदूरी होनी चाहिए या फिर मजदूरी से हमको प्रेम करना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि लेखक ने 5वां मुद्दा यहाँ पर ये लिया है कि मजदूरी और कला। कि कला ये जो है अनेक प्रकार की कलाएं हैं। ये हम देखते हैं कि हमारे भारत देश में, अब दुनिया की तो हम छोड़ देंगे, हम सिर्फ हमारे देश की बात करेंगे कि हमारे देश में कितनी कलाएं हैं। कोई कपड़ा बुनता है, तो कोई कला कसूरी करता है, कोई कारीगरी करता है, कोई सुतार होता है, जो बढ़ई होता है, जो फर्नीचर बनाता है, कोई कपड़ा सिलता है, कोई भांडे बनाता है, कोई बर्तन बनाता है, कोई चक्का बनाता है, कोई गुड़िया बनाता है, कोई पतंग बनाता है। यानी कि पता नहीं कितने सारे ऐसी कलाएं हैं जो कि हमारे हाथों के लिए हजारों काम है। तो उन वस्तुओं को यानी कि हम जब मन से बनाते हैं और जब हम उसको बेचने जाते हैं तो बाजार में उसकी कीमत कौड़ी की हो गई। क्यों कौड़ी की हो गई है कि लोग सोचते हैं कि अरे ये तो हाथों से बनी हुई है, और जो यंत्र से बनी हुई यानी कि मशीनों से बनी हुई चीज है उसको हम बहुत महत्व देते हैं, बहुत उसको सम्मान देकर हम उसको खरीदते हैं, और जो हाथों से बनी हुई चीज है उनका दाम कौड़ियों का हो गया है। तो लेखक यहाँ पर कह रहे हैं कि कला की हमको कदर करनी चाहिए, कला का हमको सम्मान करना चाहिए। तो हम देखते हैं कि लेखक यहाँ पर बताते हैं कि ऐसे कितनी सारी वस्तुएं हैं जो हम भारतीय लोग यानी कि स्वदेश वस्तु का निर्मित कर सकते हैं, लेकिन जितने हमारे देश में कलाएं उस समय पनपती थी अब वो पूरी लोप हो रही है। जैसे कि हम देखते हैं कुम्हार मटके बनाता है, प्यालियां बनाता है, एक बुनकर जो है कपड़ा बुनता है, कालीन बुनता है। हम देखते हैं कश्मीर में कालीन बनाए जाते हैं, कशीदाकारी की जाती है, वो सब अभी समाप्त होता जा रहा है। उसके बाद हम देखते हैं ऊन से कितने सारे गर्म कपड़े बनाए जाते हैं। आजकल हम देखते हैं चाइनीज, चीनी लोग, जापानी लोग, ये लोग आते हैं स्वेटर्स बेचते हैं और हम बड़ी खुशी खुशी उन स्वेटर्स को खरीदते हैं, लेकिन हमारे यहाँ हाथों से बुनकर लोग जो बनाते हैं वो नहीं पहनते। खादी जो है, खादी स्वदेशी कपड़ा जो है हम वो नहीं पहनते। सिल्क हम देखते हैं कि हम इम्पोर्टेड कपड़ा पसंद करते हैं। तो लेखक कहते हैं कि हमारे देश में इतनी सारी कलाएं हैं, हाथों को काम मिलना चाहिए और उन हाथों के कामों की हमको कदर भी करनी चाहिए, आलस से नहीं होना चाहिए। तो कला जो है ये कभी समाप्त नहीं होती, और लेखक ने ये बताया है कि कला और उस कला को निभाने वाला, निर्वाह करने वाला, उस काम को जो वो कर रहा है वो किसी संत महात्मा से कम नहीं। लेखक यहाँ पर ये बताते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे निकम्मे लोग हैं जो आलस्य से भरे हुए लोगों की जान पर वो जी रहे हैं। जैसे कि अब उदाहरण के तौर पर कौन कहा है लेखक ने यहाँ पर, यानी कि क्रिश्चियन में पादरी, मुस्लिमों में मौलवी, हिंदुओं में पंडित, और ये साधु, ये लोग क्या करते हैं, दूसरों के जान पर जी रहे हैं, दूसरों का शोषण वो कर रहे हैं, जिसकी वजह से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से पाप बढ़ रहा है। अगर से साधु, पादरी, मौलवी, पंडित ये लोग अगर से मेहनत करना शुरू कर दे, हाथों में कुदाली लेकर, फावड़ा लेकर, सर पर टोकरा लेकर श्रम करना शुरू कर दे, तो देर नहीं लगेगी कि हमारा देश बहुत प्रगत हो जाए और हर कोई जो है हर किसी का सम्मान करने लगे। लेकिन हमारे देश में मुट्ठी भर लोग ऐसे हैं कि जो दूसरों पर क्या करते हैं, हुक्म जाते हैं, हुक्म जगाते हैं और उनसे काम लेते हैं, उनका शोषण करते हैं, उनका खून पसीना चूसते रहते हैं। तो हम देखते हैं हमारे देश में कलाएं हैं, संगीत है, साहित्य है, इन सबको हमको बढ़ावा देना चाहिए। जब तक हम कीचड़ में सनेंगे नहीं, जब तक हमारे पैर धूल में सनेंगे नहीं, जब तक हमारा पसीना टपकेगा नहीं, तब तक यानी कि देश में प्रगति होने वाली नहीं है।